बच्चों, आपके पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको करके जाने चाहिए, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि आपका पेपर आ ही गया है तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा, यानी ये टॉपिक तो ज़रूर पढ़ के जाना जो मैं अभी आपको इसमें बताने वाली हूँ। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें आपको सोवियत प्रणाली क्या थी ये पढ़ के जाना है कि कैसे सोवियत संघ अपना काम करता था, अपना देश चलाता था, क्या व्यवस्था थी। फिर आपको पढ़ना है कि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गोर्बाचेव ने कौन से दो सुधार किए। आपको इसके बाद पढ़ना है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ऐसे कौन से कारण थे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसमें आपको वही सब पढ़ना है कि जनता की इच्छाओं को पूरा नहीं किया गया, हथियारों की होड़ लगी हुई थी, तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपको इसमें पढ़ना है कि विघटन के क्या परिणाम हुए, अब दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ा। कि विघटन के बाद सोवियत संघ अब एक महाशक्ति नहीं बचा, अमेरिका एक अकेला महाशक्ति बचा है और साथ में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स उभर गए थे दुनिया में जो बहुत सारे शक्ति के केंद्र बन गए थे। ठीक है, इसके बाद आपको और भी बताना पड़ेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई थी, दुनिया में केवल रूस बचा था अब उसकी शक्ति के नाम पर, और हथियारों की होड़ बंद हो गई थी। ये सब इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर आपको इसमें पढ़ना चाहिए कि शॉक थेरेपी क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी क्यों विफल रही, क्या हुआ था, इसके क्या परिणाम निकले। यानी यूएसएसआर या रूस की बात करें तो रूस पे क्या इसका प्रभाव पड़ा, कैसे ये असफल रही, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है इसमें। लास्टली आपको इसमें पढ़ना है कि भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे रहे हैं और आज रूस के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, थोड़ा इसमें ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपको ये पॉइंट्स ज़रूर पढ़ के जाने हैं। अब आते हैं आपके सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर है सत्ता के समकालीन केंद्र, यानी उस टाइम कौन कौन से और केंद्र उभर के सामने आए थे, तो जिसमें आपको पढ़ना है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ कैसे बना, यूरोपीय संघ कौन सी संधि के द्वारा बना, उसका झंडा कैसा है, उसमें झंडे में कितने सितारे हैं, 12 सितारे हैं, तो ये सब आपको इसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए आसियान। आसियान जो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, और इसमें पहले 5 कौन से थे, फिर 5 और जो बाद में जुड़े उनके नाम कौन कौन से हैं, इसके झंडे की क्या खासियत है, इसके झंडे में कौन से चिन्ह हैं, किसकी बालियां दर्शाई गई हैं, कौन कौन से देश इसमें आते हैं, वो मैप में कहाँ है, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और भारत के साथ आसियान ने कैसे अपने संबंध सुधारने की कोशिश करी है ये आपको पता होना चाहिए। विज़न 2020 आसियान का क्या था और आसियान शैली क्या है। देखो, शैली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है शैली पे कि जैसे आसियान की शैली है क्या वैसी शैली बाकी राष्ट्रों को, बाकी संगठनों को भी अपनानी चाहिए क्या। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आसियान की शैली थी कैसी, यानी आसियान का काम करने का तरीका कैसा है। तो इसका तरीका जो है वो सहयोगात्मक है, यानी ये लड़ाई झगड़ा करके काम नहीं करता है कि मुंह फुला के काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये बहुत प्यार से सबको समझा के सलाह के साथ काम करता है, तो सहयोग बना के काम कर रहा है, इसलिए सभी देश इसमें तरक्की कर रहे हैं। इसके बाद इसमें एक आपका टॉपिक आ रहा है चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे किया। देखो, चीन ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा, लेकिन इसने यूएसएसआर की तरह या ये कहो कि रशिया की तरह शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया कि अचानक और तुरंत हो जाना चाहिए, बल्कि इसने धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप यानी चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके अपनी अर्थव्यवस्था का निजीकरण किया। वहाँ भी हम निजीकरण ही कर रहे थे, लेकिन क्या किया था, बोलियाँ लगाई थी, सारे स्कूल्स, कंपनीज जो भी थी, फैक्ट्रियाँ जो गवर्नमेंट की थी, उन सबकी बोलियां लगाई थी और फिर छोटे मोटे दामों पर लोगों को बेच दिया था। इसने ऐसा नहीं किया, इसने भी निजीकरण किया, लेकिन बहुत धीरे धीरे किया। तो ये इसकी विशेषता है। साथ ही साथ आपको ये भी इसमें लिखना पड़ेगा कि भारत और चीन के संबंध कैसे रहे हैं, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। फिर कार्टून्स के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताती हूँ कौन कौन से कार्टून ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बस आपको इतना ही है कि चीन के साथ ये अर्थव्यवस्था कैसी थी और चीन के भारत के संबंध कैसे हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है इसमें। तीसरा चैप्टर आपका आता है समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, मैप में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत और भारत के आसपास के छोटे छोटे पड़ोसी देश सभी दक्षिण एशिया में आते हैं, जिसमें चाइना नहीं आएगा। अफ़गानिस्तान, म्यांमार आएंगे लेकिन चाइना नहीं आएंगे। बाकी भारत के सभी पड़ोसी देश, जिसमें आपके भूटान, नेपाल, श्रीलंका,
पाकिस्तान, ये सब शामिल है। फिर इनके साथ इनकी राजनीति कैसी है, भारत के साथ इनके संबंध कैसे हैं, ये भी आएगा। जैसे कि इसमें पाकिस्तान में कैसे सेना रही, फिर लोकतंत्र आ गया, फिर सेना रही, कैसे तानाशाही शासन आ गया 1991 में। तो ये सब आपको इसमें लिखना है। फिर भारत के साथ कब कब इसका युद्ध हुआ था, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। बांग्लादेश का आएगा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में ही सैनिक शासन भी रहा है और लोकतांत्रिक शासन भी स्थापित रहा है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है नेपाल। नेपाल में राजतंत्र था, फिर राजतंत्र के बाद फिर लोकतंत्र को अपनाया, संवैधानिक राजतंत्र भी हुआ है बीच में। फिर राजा को पूर्णतः हटा दिया गया, संविधान को लागू कर दिया गया और संविधान ही स्थापित है और आज वहाँ लोकतंत्र है। तो ये नेपाल का हो गया। श्रीलंका में कैसे जातीय संघर्ष वहाँ पे हुआ था, कौन सी दो जातियाँ थी, सिंगली थे और तमिल थे। सिंगलियों की जो आबादी थी वो ज़्यादा थी, तमिल संख्या में कम थे, जिसका समर्थन लिट्टे ने किया था। और ये उग्र हो गए थे, हिंसक तरीके से अपनी डिमांड कर रहे थे कि हमें श्रीलंका में ही थोड़ा सा हिस्सा दे दो, जिसे हम अलग देश की तरह अलग राज्य बना लें जिसमें केवल तमिल लोग रहते हों। तो इसके लिए भारत ने यहाँ पे हस्तक्षेप करके शांति सेना भेजी थी। ये ज़रूर आता है, ये तो ज़रूर करना है आपको। पाकिस्तान के साथ संघर्ष में वही सब आ जाएगा कि पाकिस्तान के साथ कब कब युद्ध हुआ, हमारे किन किन मुद्दों पे हमारे उनसे विवाद हैं। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर पर है, कश्मीर पर हमारा विवाद है, आतंकवाद पर हमारा विवाद है, हथियारों की होड़ में वो लगा रहता है हमारे साथ। तो ये सब विवाद उसके साथ है हमारे। फिर आप इसमें मालदीव का भी इसमें पूछा जा सकता है कि मालदीव जो कि पहले एक सल्तनत के तौर पे था, लेकिन अब वो एक लोकतांत्रिक देश की तरह बिहेव करने लगा है। और भूटान के साथ हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, कभी भूटान के साथ हमारे संबंध खराब नहीं रहे हैं। वो एक शांति प्रिय देश है जिसमें एक राजा था, राजा ने लोकतंत्र को अपना लिया, संविधान को अपना लिया। फिर इन सब ने, जितने भी जो देश थे ना, दक्षिण एशिया के देश थे, इन्होंने सार्क बनाया ताकि हम शांतिपूर्वक सब एक साथ मिलकर काम कर सकें। फिर इन्होंने मुक्त व्यापार करने के लिए एक साफ्टा बनाया। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि ये साफ्टा क्या है, इसके फुल फॉर्म क्या है और किसने बनाया, क्यों बनाया। इस चैप्टर में इतना ही है। फोर्थ आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में तो सबसे पहले आप यूएनओ को ही पढ़ेंगे, और यूएनओ का सबसे पहले लोगो देख लो, चिन्ह देख लो उसका कि उसके कौन सी पत्तियां गई हैं। आपसे पूछा जाता है कौन सी पत्तियां हैं, तो कई लोग लिख के आते हैं मीठी नीम की पत्तियां हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, ये जैतून की पत्तियां हैं। ठीक है, और ये शांति का संकेत हैं। इसमें आपको यूएनओ की स्थापना कैसे हुई, यूएनओ कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से अंग हैं उसके, ये सब आपको इसमें पढ़ के जाना है। और साथ में इसकी एजेंसियाँ भी पढ़नी है। अब देखो एजेंसियाँ कहाँ लिखी हुई हैं, इस चार्ट में आपको जितना डार्क ब्लू कलर के है ना, वो सब के सब तो उसके अंग हैं। और किसी भी अंग के बारे में पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो अंग पूछा जाता है ना, वो सुरक्षा परिषद और महासभा है। महासभा मतलब आम सभा। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा एजेंसियाँ पूछी जाती हैं, तो वो आपकी पूछी जाती हैं यूनिसेफ, यूएनडीपी, ठीक है, और आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ। ये कुछ एजेंसियां हैं जो बार बार पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये आपके सभी इसमें फुल फॉर्म है, और आपके इसमें छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं ना, उन सब में इसके बारे में भी लिखा गया है। ये एक चार्ट है जिसमें त्रिगविली और डेग हैमरशोल्ड, ये सब जो महासचिव बने थे उनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। लेटेस्ट या फर्स्ट पूछा जा सकता है, तो उनके नाम याद कर लेना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन से अंग हैं, कैसे काम करता है, क्या विश्व में शांति स्थापित कर पाया है, इसके उद्देश्य क्या है। फिर इसमें पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलते समय के साथ क्या बदलाव करने ज़रूरी हैं, या सुरक्षा परिषद में क्या बदलाव करने ज़रूरी हैं। तो इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आप लिख सकते हैं कि भारत जो है वो अब एक परमानेंट मेंबर रखने की हैसियत रखता है। तो आप उसके पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि किन किन हैसियत से आप ये बात कह रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर है आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये तो सबसे इजी चैप्टर है आपका। सुरक्षा के बारे में पूछा गया है, ऐसे कौन, आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा कि उस स्थिति को सुरक्षा कहते हैं जब खतरे की से आज़ादी होती है। और फिर इसमें पूछा जाता है इसकी धारणाएं, पारंपरिक धारणाएं और अपारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा में भी आंतरिक और बाहरी दो तरीके से हैं।
तो ये तो इजी चैप्टर है, ये सब लोग कर देंगे। इसमें मोस्टली ये पूछा जा सकता है कि पारंपरिक धारणा के बारे में बताओ, जो परंपराओं से चली आ रही हैं हमारी जो सुरक्षा की तरीके हैं वही है इसमें, कि अगर बाहरी लिख रहे हो तो जैसे बाहर से दूसरे देश हम पे सैन्य हमला करते हैं। और अपारंपरिक में आ जाएगा कि जो अभी सडन होने लगा है, जैसे कि अपारंपरिक में आ जाएगा जैसे आपका महामारियां हैं, कोविड है, या फिर साइबर क्राइम है, या आतंकवादी घटना है। ये सब अपारंपरिक में आएगा, जो पहले ज़माने से नहीं होता आ रहा था। जैसे मैं कहूँ कि राजा महाराजा के टाइम से ऐसा नहीं होता आ रहा था, लेकिन पारंपरिक में आंतरिक और बाह्य दोनों ही पहले से होता आ रहा है। जैसे आंतरिक में गृह युद्ध हो गया, मतलब अपने ही देश के अंदर के लोग ही आपस में लड़ने लग गए, तो वो आंतरिक स्थिति चाहिए है। तो ये तो इजी है, ये सब लोग कर लेना। इसमें बस यही 2-4 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो इसमें आपका ना पृथ्वी सम्मेलन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, क्या रिपोर्ट आई थी, उसमें एजेंडा 21 क्या है, टिकाऊ विकास किसे कहते हैं। तो फिर इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, विश्व की सांझी संपदा। तो आप इस सांझी संपदा सब लोग बहुत ध्यान से लिख के आएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप छोड़ छोड़ के आते हैं इसको। सांझी संपदा सबको पता होती है क्या है। ऐसी चीज़, ऐसी संपदाएं जो एक देश अपना अधिकार नहीं जता सकता, जिस पे जो सभी देश की है। ये अंतरिक्ष सभी का है, कोई एक देश नहीं कहेगा कि मेरा है। या कहो कि जो महासागर है, समुद्र के आसपास वाला समुद्र नहीं देश के, बल्कि जो मिडल में जो है महासागर, वो कोई एक देश नहीं कह सकता। ये जो अंटार्कटिका है, इसके आइस है, यहाँ जो सबके सब जाते हैं, तो यहाँ कोई ये नहीं कह सकता ये मेरा देश है, मेरा कब्जा हो गया, मैंने झंडा गाड़ दिया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबकी हैं, और अगर ये सबकी हैं तो सब इसको यूज़ भी करेंगे, और अगर सब इसको यूज़ करने की जिम्मेदारी भी सभी की है, और सब इसको ठीक करें अब। तो यही इसमें आएगा साझी संपदा में। और क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, उसमें क्या बात की गई है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। भारत का क्या पक्ष है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल में क्या कहा था। इसमें ये बात हुई थी ना कि जिस तरीके से सभी देशों ने पर्यावरण का ख़राब किया है, डिग्रेडेशन किया है, तो जिम्मेदारी भी सभी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे भारत का पक्ष था कि नहीं, जिम्मेदारी सबकी नहीं होनी चाहिए बराबर की, क्योंकि भारत और भारत जैसे और जो विकासशील देश हैं, उन्होंने तो बहुत ही देर में अपने आप को विकसित किया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। तो इन्होंने पर्यावरण का इतना नाश नहीं किया जितना पहले से यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी वाले देशों ने किया है। तो यहाँ भारत का परिप्रेक्ष्य में भी आपको अपनी बातें लिखनी होंगी। ठीक है, और फिर थोड़ा बहुत कॉमन लिख देना कि आपको पता है कि पर्यावरण को कैसे बचाना चाहिए, कौन कौन से संसाधन हैं जिनको हमें संरक्षण करके रखना है, कौन कौन से आंदोलन है जिसके तहत हमने कोशिश करी है अपने पेड़ों को, अपने खनिजों को, अपने नदियों को बचाने की। तो ये सब आपको कॉमन कॉमन तो लिख ही देना। इस फर्स्ट बुक का ही लास्ट चैप्टर आ रहा है आपका, 7 चैप्टर है ये, वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण के मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे दुनिया नज़दीक आ रही है, किस मामले में, किस तरीके से आप कह सकते हैं कि नज़दीक आ रही है, किस चीज़ का प्रभाव होता है। आप कहते हैं ना, इसमें एक डेफिनेशन देते हैं कि पूंजी का, वस्तु का और मानव का प्रभाव होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देना। तो वैश्वीकरण किन कारणों से अच्छा है और किन कारणों से बुरा है, आप ये भी लिखेंगे। फिर उसके प्रभाव लिखेंगे अलग अलग, कि राजनीतिक प्रभाव में अच्छा कौन सा राजनीतिक प्रभाव है, बुरा कैसा पड़ा है। ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये तीनों के बारे में पूछा जा सकता है। और बच्चे ज़्यादातर अटक जाते हैं इसमें कि वो आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव नेगेटिव वाले नहीं बता पाते हैं, नकारात्मक वाले नहीं बता पाते हैं। देखो, राजनीतिक में नकारात्मक ही होता है कि दूसरे देशों का हस्तक्षेप हमारे देशों में बढ़ जाता है। जैसे कि अगर अमेरिका की कंपनी भारत में आ रही है और हम चाहते हैं कि वो भारत में आए, तो हम उसके कंपनी के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत अपने देश की शासन व्यवस्था में, रूल्स रेगुलेशंस में चेंज कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि भारत के अंदर होने वाली गतिविधियां उन्हें पता चलती हैं, और वो अपने हिसाब से, अगर उन्हें पता है कि हमें नीड है उनकी, तो अपने हिसाब से हमारी राजनीति को मैनिपुलेट भी कर देते हैं। तो ये राजनीतिक प्रभाव है वैश्वीकरण के, वो भी नकारात्मक। ऐसे ही आर्थिक प्रभाव में नकारात्मक में आ जाएगा कि हम आर्थिक रूप से कभी कभी डिपेंड हो जाते हैं, ऐसे ही कि हम दूसरी कंपनियों पे डिपेंड हो गए हैं, तो वो कंपनियां मनमानी करने लगती हैं।
हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर एक बार किसी कंपनी किसी देश के ऊपर डिपेंड हो गई तो वो गुलामी की तरह बिहेव होने लगता है। फिर जैसे वो कहेंगे वैसे ही हम अपनी अर्थव्यवस्था और देश का शासन, इवन दोस्ती किससे करनी किससे नहीं करनी, तो सब कुछ उनके हाथों में चला जाता है। तो ये आर्थिक प्रभाव भी नकारात्मक होता है। हमारे कई बार होता है हमारे देश का पैसा भी दूसरे देशों में जाने लगता है। और सामाजिक प्रभाव तो आप सबको पता ही है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव कि हम दूसरे देश को ज़्यादा अपनाने लगते हैं और अपने देश की संस्कृति को भूलते चले जाते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है, और थोड़े बहुत एग्जाम्पल ज़रूर देना, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो भारत में आ गई हैं, कैसे दूसरी कंपनियां भारत के जो कच्चा माल है, जो हस्तकरघा जो उद्योग थे, वो सब के सब ख़राब कर रही, ख़राब इन द सेंस मार्केट में बिक ही नहीं रहा, उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो गई है क्योंकि सस्ती दामों पे हमें मशीनों की चीज़ें मिल रही हैं, या फिर वो चीज़ हमें मिल ही नहीं रही है जो भारत में बनने वाली चीज़ें थी, उनका चलन ही ख़त्म हो गया है। तो इसके बारे में आप ज़रूर लिखना कुछ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। जितने एग्जांपल दोगे ना उतना ही सामने वाले टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे को बहुत अच्छे से आता है, वो हमें समझा रहा है। तो कोशिश करना एग्जांपल ज़रूर देना, और जब भी एग्जांपल लिखोगे ना तो उस एग्जांपल वाले या उदाहरण वाले वर्ड को ना डब्बे में कर देना, ताकि दूर से दिखाई दे कि हाँ यहाँ पे कुछ अलग सा बच्चे ने किया है, इसको पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो सब सेम सेम होगा तो एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देगा। तो चीज़ों को जहाँ तुम्हें लगे ना कि मुझे ये वाली लाइन बच्चों को मतलब टीचर को पढ़नी पढ़नी है, तो वो बच्चे अंडरलाइन ज़रूर कर देना उस चीज़ को।